अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं थोड़ा सा कार्बन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। बेसिक पॉइंट रहेंगे, आगे की केमिस्ट्री को समझने में आपकी ये सहायता करेंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखना है कार्बन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें हम देख लेते हैं किसी एल्केन अणु को। किसको देख लेते हैं? किसी एल्केन अणु को। और इस एल्केन अणु में हमें समझना क्या क्या है। एल्केन अणु में हम देखेंगे प्राथमिक कार्बन किसे कहते हैं। प्राथमिक कार्बन को क्या कहा जाता है? 1 डिग्री कहा जाता है। इसके पश्चात हम देखेंगे द्वितीयक कार्बन किसे कहते हैं। तो द्वितीयक कार्बन के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? 2 डिग्री का उपयोग करेंगे। और तृतीयक कार्बन किसे कहा जाता है? तो तृतीयक कार्बन के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? 3 डिग्री का उपयोग करेंगे। और लास्ट में यहाँ पर क्या रहेगा अपना? चतुर्थ कार्बन या चतुर्थक कार्बन। तो चतुर्थक कार्बन के लिए हम 4 डिग्री का क्या करेंगे? उपयोग। ये आपका 1 डिग्री कार्बन लिखा है, ठीक है। इसको हम 1 डिग्री सेल्सियस नहीं पढ़ेंगे। ये क्या है? 1 डिग्री कार्बन, जिसे हम क्या कह सकते हैं? प्राथमिक कार्बन। इसे हम क्या कहेंगे? 2 डिग्री कार्बन कहेंगे। ये क्या हो जाएगा आपका? 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका? 4 डिग्री कार्बन। तो किसी अणु में हम एल्केन का क्या ले लेते हैं? कोई अणु ले लेते हैं और उस एल्केन के अणु में हम समझने का प्रयास करेंगे कि 1 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन किसे कहा जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले एक एल्केन का हम क्या लिख लेते हैं? फार्मूला लिख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। हम कोई भी संरचना बनाएंगे, आपको संरचना देख के घबराना नहीं है अभी। तो यहाँ पर देखिए इस वाले कार्बन के साथ यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं? CH3 यहाँ लगा देते हैं। और ये वाला हाइड्रोजन भी यहाँ पे गायब कर देते हैं। तो ये वाले कार्बन के साथ यहाँ पर क्या लग जाएगा? CH3 भी लग जाएगा। और इस वाले कार्बन के साथ केवल हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं? CH3। क्या लगा देते हैं? CH3। इस संरचना में हम ये समझने का प्रयास करेंगे ये एक प्रकार का कोई एल्केन का क्या है? अणु है। और यदि हम कार्बन की संख्या को देखेंगे तो उसमें हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा एल्केन का अणु है। तो अभी हम इसमें ये समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सा कार्बन प्राथमिक कार्बन कहलाएगा, कौन सा कार्बन द्वितीयक कार्बन रहेगा, कौन सा कार्बन तृतीयक और कौन सा कार्बन चतुर्थक कार्बन कहलाता है। आपको फोकस करना है। देखो यहाँ से देखते हैं, यदि कोई कार्बन, इस वाले कार्बन को देखेंगे, यदि कोई कार्बन अन्य किसी एक कार्बन से जुड़ा हो, यदि कोई कार्बन अन्य किसी एक कार्बन से जुड़ा हो तो उस कार्बन को हम क्या कहेंगे? प्राथमिक कार्बन कहेंगे या फिर क्या कहेंगे? 1 डिग्री कार्बन। मतलब क्या है? एक कार्बन है, वो एक कार्बन अन्य किसी एक ही कार्बन के साथ जुड़ा है। तो ऐसे कार्बन को हम क्या कहेंगे? 1 डिग्री कार्बन या क्या कहेंगे? प्राथमिक कार्बन कहेंगे। अब आप इस वाले कार्बन को देखिए, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से भी जुड़ा है और इस वाले कार्बन से भी जुड़ा है, दोनों साइड कार्बन से जुड़ा है। तो यदि कोई कार्बन 2 अन्य कार्बनों के साथ जुड़ा होता है, यदि कोई कार्बन 2 अन्य कार्बनों के साथ जुड़ा होता है तो उस कार्बन को हम क्या कहते हैं? 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। इस वाले कार्बन को देखिए, यदि कोई कार्बन अन्य 2 कार्बनों के साथ जुड़ा हो तो ये वाला कार्बन इसके साथ जुड़ा है और इसके साथ भी जुड़ा है। केवल कितने से जुड़ा है? 2 से। तो इस कार्बन को भी हम क्या कहेंगे? 2 डिग्री कार्बन कहेंगे। अब इस वाले कार्बन को देखिए, ये इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है और इस वाले भी कार्बन से जुड़ा है। तो कितने कार्बनों से जुड़ा है? 4 कार्बनों से जुड़ा है। तो इस वाले कार्बन को हम क्या कहेंगे?
4 डिग्री कार्बन कहेंगे। इस वाले कार्बन को देखिए, ये वाला कार्बन केवल इस वाले कार्बन से जुड़ा है, तो अब ये वाला कार्बन हमारा कौन सा हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार ये वाला कार्बन भी केवल इस वाले कार्बन से जुड़ा है, तो इस वाले कार्बन को भी हम क्या कहेंगे, 1 डिग्री या प्राथमिक कार्बन कहेंगे। इस वाले कार्बन को देखिए, तो ये वाला कार्बन इससे भी जुड़ा है और इधर इससे भी जुड़ा है, तो कितने कार्बनों से जुड़ा है, 2 कार्बनों से जुड़ा है। तो अब हम इसे क्या कहेंगे, 2 डिग्री कार्बन कहेंगे। इस वाले कार्बन को देखेंगे तो ये एक इस कार्बन से जुड़ा है, एक इस कार्बन से जुड़ा है और एक इस वाले कार्बन से जुड़ा है। तो कुल मिलाकर के ये वाला जो कार्बन है ये कितने कार्बनों से जुड़ा है, 3 कार्बनों के साथ जुड़ा है। तो इस वाले कार्बन को हम क्या कहेंगे, 3 डिग्री या तृतीय कार्बन कहेंगे। और इस वाले कार्बन को देखें तो ये वाला कार्बन केवल इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इस कारण इसे हम क्या कहेंगे, प्राथमिक कार्बन कहेंगे। समझ में आ रहा। तो इस वाले कार्बन को देखिए, ये वाला कार्बन इसके साथ और इसके साथ दो अन्य कार्बनों से जुड़ा है, इस कारण ये हो जाएगा द्वितीयक कार्बन। और ये वाला कार्बन केवल इस कार्बन के साथ जुड़ा है, इस कारण ये क्या हो जाएगा, आपका प्राथमिक कार्बन। तो हमने अभी ये देखा कि कुल मिलाकर के कार्बन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में क्या हो जाएगा, आपका प्राथमिक कार्बन हो जाएगा। प्राथमिक कार्बन को हम क्या कहते हैं, 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। और 1 डिग्री कार्बन का मतलब वह कार्बन जो अन्य किसी एक कार्बन के साथ जुड़ा हो, तो उस कार्बन को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक कार्बन कहते हैं। और अगले में हमने क्या देखा, द्वितीय कार्बन। द्वितीय कार्बन का मतलब क्या है, वह कार्बन जो अन्य 2 कार्बनों के साथ जुड़ा हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीय कार्बन या 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। इसके पश्चात अभी हमने इस संरचना में समझने का प्रयास किया किसको, तृतीय कार्बन को। तृतीय कार्बन का मतलब क्या हो गया, 3 डिग्री कार्बन जो अन्य 3 कार्बनों के साथ जुड़ा हो, जैसे ये वाला कार्बन। और अगले में क्या हो जाएगा, आपका चतुर्थक कार्बन या चतुर्थ कार्बन। तो चतुर्थक कार्बन का मतलब क्या हो गया, जो अन्य 4 कार्बनों के साथ जुड़ा हो, उसे हम क्या कहेंगे, चतुर्थक कार्बन या 4 डिग्री कार्बन कहेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर किसकी, हाइड्रोजन की। अब बात कर लेंगे यहाँ पर किसकी, हाइड्रोजन की। तो देखो, यदि कोई हाइड्रोजन प्राथमिक कार्बन के साथ जुड़ा हो, तो उस हाइड्रोजन को हम प्राथमिक हाइड्रोजन कहेंगे। यदि कोई हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हो, प्राथमिक कार्बन के साथ जुड़ा हो, तो उस हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे, प्राथमिक हाइड्रोजन कहेंगे। जैसे इस वाले हाइड्रोजन को देखिए, ये वाला हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, प्राथमिक कार्बन से, 1 डिग्री कार्बन से। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है, इसे हम क्या कहेंगे, प्राथमिक हाइड्रोजन कहेंगे। और यदि कोई हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हो, द्वितीय कार्बन के साथ जुड़ा हो, तो उस वाले हाइड्रोजन को क्या कहेंगे, द्वितीयक हाइड्रोजन कहेंगे। और यदि कोई हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हो, तृतीय कार्बन के साथ जुड़ा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, तृतीयक हाइड्रोजन कहेंगे। और चतुर्थक हाइड्रोजन होता नहीं है, क्योंकि कार्बन की हमने कहा ये चतुर्थक कार्बन है, तो चतुर्थक कार्बन तो होता है, लेकिन चतुर्थक हाइड्रोजन नहीं होता। इसका कारण ये है कि जो कार्बन होता है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। और ये इस कार्बन से ये CH3 लगा है, ये CH2 लगा है, ये CH3 लगा है, ये CH2 लगा है। तो इनके जुड़ने से इस कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई, 4। और 4 ही उसकी संयोजकता होती है, तो 4 संयोजकता संतुलित हो गई है। इस कारण अब इसके साथ अतिरिक्त हाइड्रोजन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इस कारण 4 डिग्री कार्बन तो होता है, लेकिन 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन परमाणु 4 डिग्री कार्बन परमाणु में अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के जुड़ने के कारण उसकी संयोजकता कैसी हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। अब उससे कोई अतिरिक्त हाइड्रोजन परमाणु नहीं जुड़ सकता है। तो यहाँ पे हमें 2 चीज़ें देखने के लिए मिली। एक तो ये कि जो कार्बन होते हैं, कार्बन कितने होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक कार्बन होते हैं। लेकिन जो हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन कौन कौन से हो जाएंगे, प्राथमिक हाइड्रोजन। कौन सा हाइड्रोजन हो जाएगा, प्राथमिक हाइड्रोजन हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, द्वितीयक हाइड्रोजन हो जाएगा। कौन सा हाइड्रोजन हो जाएगा, द्वितीयक हाइड्रोजन हो जाएगा। इसके पश्चात देखेंगे तो अगला क्या हो जाएगा, तृतीयक हाइड्रोजन हो जाएगा।
अगला क्या हो जाएगा, तृतीयक हाइड्रोजन हो जाएगा और चतुर्थक हाइड्रोजन संभव नहीं है, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन परमाणु से किसी भी प्रकार का कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ सकता है। 4 डिग्री कार्बन परमाणु से अन्य 4 कार्बन परमाणु जुड़े होने के कारण उसकी संयोजकता कैसी हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। तो इस वाली स्लाइड में हमने क्या समझा, किसी एल्केन अणु में हमने कार्बन परमाणुओं को समझा कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक होते हैं, और उसी में हमने ये समझा कि हाइड्रोजन आपका प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हो सकता है। चतुर्थक कार्बन परमाणु होना संभव है, लेकिन चतुर्थक हाइड्रोजन परमाणु संभव नहीं है। इसके पश्चात यदि हम देखें तो कुछ सामान्य अभिक्रियाओं, सामान्य बिंदुओं के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमने क्या कहा, ऑक्सीकरण। क्या कहा, ऑक्सीकरण। देखो ऑक्सीकरण क्या होगा, हमें बार बार देखने के लिए मिलेगा रासायनिक समीकरणों में कि ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, जब किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है, जब किसी तत्व या यौगिक के साथ क्या जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, तो उस क्रिया को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण की क्रिया। तो आप ऐसे समझ लीजिए, ऑक्सीकरण में क्या होगा, कोई तत्व होगा या फिर क्या होगा, कोई यौगिक होगा। कोई तत्व होगा या फिर क्या होगा, कोई यौगिक होगा, इसके साथ क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो ये जो क्रिया होगी, ये क्रिया कौन सी हो जाएगी, हमारी ऑक्सीकरण की क्रिया। या फिर क्या हो सकता है, कोई रासायनिक समीकरण संपन्न हो रहा होगा, या फिर क्या हो सकता है, कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही होगी, और ये रासायनिक अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में संपन्न हो रही होगी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न हो रही होगी। किसकी उपस्थिति में संपन्न हो रही होगी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न हो रही होगी। तो भी हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण हो रहा है। या तो किसी तत्व या यौगिक के साथ क्या हो, ऑक्सीजन जुड़ जाए, या फिर कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही हो, लेकिन वो किसकी उपस्थिति में हो रही हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही हो, तो भी हम कहेंगे कि कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब यहाँ पर माध्यम कोई भी हो सकता है। यहाँ पर यदि हम देखें तो जो माध्यम है, माध्यम कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, माध्यम कोई भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है मतलब हो सकता है कि जो माध्यम हो, माध्यम क्या हो, अम्लीय हो सकता है माध्यम कैसा हो, क्षारीय हो सकता है माध्यम कैसा हो, उदासीन हो। तो माध्यम किसी भी प्रकार का हो सकता है, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन। इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, बस ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए या ऑक्सीजन उसमें भाग लेना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इसके लिए ऑक्सीकारक पदार्थों का भी क्या किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। किसका उपयोग किया जा सकता है, ऑक्सीकारक पदार्थों का भी क्या किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। अब ऑक्सीकारक पदार्थों के रूप में हम सामान्यतः किसका उपयोग करेंगे, हम करेंगे K2 अम्लीय K2Cr2O7 का। किसका उपयोग करेंगे, अम्लीय K2Cr2O7 का। अम्लीय K2Cr2O7 का मतलब ये है अपने पास पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब इस पोटेशियम डाइक्रोमेट में हमने किसको मिला दिया, H2SO4 अम्ल को। तो ये क्या प्राप्त हो गया हमें, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। और ये जो अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये किसके रूप में कार्य करता है, यह एक ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है, ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। तो हम समझ जाएंगे कि अभिक्रिया कौन सी हो गई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। तो 3 बिंदु निकल करके आते हैं, या तो कोई तत्व या यौगिक आपका ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा होगा या ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा, या फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो रही होगी, क्रिया, चाहे माध्यम कुछ भी हो। और तीसरे में हमने देखा कि ऑक्सीकारक पदार्थों जैसे K2Cr2O7 प्लस H2SO4 ये ऑक्सीकारक के रूप में क्या कर रहा होगा, उपयोग। या फिर आप ये समझ लें कि कोई क्या होगा, ऑक्सीकारक पदार्थ होगा, उस ऑक्सीकारक पदार्थों का क्या किया जा रहा होगा, उपयोग किया जा रहा होगा। इसके पश्चात यदि हम देखें अगले बिंदु के रूप में, तो अगले बिंदु में हम क्या देख लेते हैं, नाइट्रीकरण देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, नाइट्रीकरण। अब हमें बार बार ये देखने के लिए मिलेगा कि नाइट्रीकरण है क्या। देखो नाइट्रीकरण का मतलब है नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया।
नाइट्रीकरण का मतलब क्या हो गया, नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि हम क्या करा रहे हैं, जब किसी तत्व या यौगिक की, यदि हम किसी तत्व या यौगिक की किसके साथ क्रिया करा दें, नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करा दें, किसके साथ क्रिया करा दें, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करा दें, तो हम कहेंगे कि क्या हो रहा है, नाइट्रीकरण हो रहा है। और यहाँ पर हमें विशेष ध्यान देना है कि जो नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल यानी क्या हो गया, HNO3, नाइट्रिक अम्ल क्या हो गया, HNO3। और जब हम किसी रासायनिक समीकरण को सरल बनाने का प्रयास करेंगे तो इसी नाइट्रिक अम्ल को हम कैसे लिखेंगे, HONO2। HONO2 हमने इसी नाइट्रिक अम्ल के फॉर्मूले को क्या कर दिया है, तोड़ के लिख दिया है, ताकि उस अभिक्रिया में एक जगह तो क्या लग जाएगा, HO, और एक जगह क्या लग जाएगा, NO2। तो हमें समझ में आ जाए कि किसके साथ NO2 लगा है और किसके साथ HO लगा है, तो क्रिया को समझना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, आपकी नाइट्रीकरण की क्रिया हो जाएगी। बात समझ गए। इसके पश्चात इसी में हम क्या देखेंगे, सल्फोनीकरण की क्रिया। कौन सी क्रिया हो जाएगी, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण का मतलब क्या हो गया, सल्फोनीकरण से आशय है कि हम किसी तत्व या किसी यौगिक के साथ, किसकी क्रिया करा देंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया कराएंगे। किसकी क्रिया कराएंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल की क्या कराएंगे, क्रिया। और विशेष ध्यान दें कि यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H2SO4। क्या हो जाएगा, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल को हम क्या कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स, यानी रासायनिक पदार्थों का राजा। तो यहाँ पर हम इस H2SO4 को भी लिखना सीखेंगे। इसे हम क्या लिखेंगे, HOSO3H, HOSO3H। आप सल्फ्यूरिक अम्ल को इस प्रकार से तोड़ करके लिखें ताकि कहीं पर HO लग जाएगा और कहीं पर क्या लग जाएगा, SO3H। तो ये HOSO3H ये वास्तव में क्या है, ये H2SO4 है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसको हमने तोड़ के ऐसा इसलिए लिखा ताकि जब हम रासायनिक समीकरण पढ़ें जिसमें क्या हो रहा हो, सल्फोनीकरण हो रहा हो, तो वहाँ हमें यह समझ में आ जाए कि किस भाग से HO जुड़ रहा है और किस भाग से आपका SO3H जुड़ रहा है। तो ये क्रिया कौन सी हो जाएगी, आपकी सल्फोनीकरण की क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया हो जाएगी, सल्फोनीकरण की क्रिया हो जाएगी। इसके पश्चात हमें देखना है हैलोजनीकरण। कौन सी क्रिया देखनी है, हैलोजनीकरण की क्रिया देखनी है। देखो, हैलोजनीकरण का मतलब है कि किसके साथ क्रिया होगी, हैलोजनीकरण का मतलब है हैलोजन के साथ क्रिया होगी। तो अपने पास क्या रहेगा, कोई तत्व रहेगा, या फिर क्या हो सकता है, कोई यौगिक हो सकता है। कोई तत्व रहेगा या फिर क्या रहेगा, कोई यौगिक। और इस तत्व या यौगिक के साथ क्या जुड़ेगा, कोई हैलोजन परमाणु जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, कोई हैलोजन परमाणु जुड़ेगा। अब ध्यान दें, हैलोजन परमाणु के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और हैलोजन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल X से प्रदर्शित करते हैं। और हैलोजन के रूप में हम किसका उपयोग करेंगे, क्लोरीन का उपयोग करेंगे, ब्रोमीन का उपयोग करेंगे, और किसका उपयोग करेंगे, आयोडीन का उपयोग करेंगे। यदि किसी तत्व या यौगिक के साथ कोई हैलोजन परमाणु जुड़ता है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, हैलोजनीकरण की क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं, हैलोजनीकरण की क्रिया। अब होगा क्या, हो सकता है अपने पास कोई तत्व या क्या दिया गया हो, कोई यौगिक दिया गया हो, और उस तत्व या यौगिक के साथ हम किसकी क्रिया करा रहे हो, क्लोरीन की क्रिया। तो यदि किसी तत्व या यौगिक के साथ क्लोरीन की क्रिया होती है तो इस कंडीशन में इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, क्लोरीनीकरण। इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, क्लोरीनीकरण की क्रिया कहेंगे। इसके पश्चात यदि हम देखें तो कोई तत्व या यौगिक अपने पास रहेगा और इस तत्व या यौगिक की क्रिया, इस तत्व या यौगिक की क्रिया हम किसके साथ कराएंगे, ब्रोमीन के साथ कराएंगे, यानी Br2 के साथ कराएंगे। तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, ब्रोमीनीकरण। इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, ब्रोमीनीकरण कहेंगे।
और यदि किसी तत्व या यौगिक की क्रिया हम किसके साथ करा देते हैं, आयोडीन के साथ करा देते हैं। किसी तत्व या यौगिक की क्रिया हम किसके साथ करा देते हैं, आयोडीन यानी I2 के साथ करा देते हैं, तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, आयोडीकरण। क्या कहेंगे, आयोडीकरण कहेंगे। तो ये भी आपको बार बार पढ़ने के लिए मिलेगा। क्लोरीनीकरण क्या है, माने क्लोरीन की क्रिया। ब्रोमीनीकरण क्या है, यानी ब्रोमीन की क्रिया। आयोडीकरण क्या है, यानी आयोडीन की क्रिया। और ध्यान दें, हम यहाँ पर किसी तत्व या यौगिक के साथ यदि क्रिया कराते हैं तो हैलोजन परमाणु किसके फॉर्म में होगा, X2 के। यहाँ देखो Cl2 Br2 I2 लिखा है, तो जो हैलोजन परमाणु होगा वो X2 के रूप में हैलोजन का अपन क्या करेंगे, उपयोग। तो फिर यहाँ पर परमाणु ना कह के हम X केवल क्या लिख सकते हैं, हैलोजन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हैलोजन, क्योंकि X2 के रूप में लिखेंगे तो वो हैलोजन अणु हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो X2 के रूप में ये क्या करते हैं क्रिया, जहाँ पर X क्या होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इस प्रकार से आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो तीनों क्रियाएं थीं, इन तीनों क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, हैलोजनीकरण कहते हैं। इन तीनों अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, हैलोजनीकरण कहते हैं। तो ये हैलोजनीकरण के अंतर्गत तीनों क्रियाएं आती हैं, जिसमें यदि क्लोरीन के साथ क्रिया कराई जाए तो क्लोरीनीकरण हो जाएगा, ब्रोमीन के साथ क्रिया कराई जाए तो ब्रोमीनीकरण हो जाएगा, और आयोडीन के साथ क्रिया कराई जाए तो क्या हो जाएगा, आयोडीकरण हो जाएगा। बात समझ गए। इसके पश्चात लास्ट में आपको कुछ फॉर्मूले लिखाए गए थे, उन फॉर्मूलों को हम एक बार फिर से यहाँ पर देख लेते हैं। जो आपको इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो आपको एक बार फिर से लास्ट में लिखा दिए गए थे। तो इन फॉर्मूलों में सबसे पहले यदि हम देखें तो सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये क्या है, सिंगल बॉन्ड CH2OH। सिंगल बॉन्ड CH2OH यानी प्राथमिक एल्कोहल। CH2OH यानी क्या हो जाएगा, प्राथमिक एल्कोहल। देखो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, R सिंगल बॉन्ड CH2OH, या तो लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड CH2OH, या फिर क्या लिख सकते हैं, R सिंगल बॉन्ड CH2OH। और इसे हम क्या कहेंगे, प्राथमिक एल्कोहल। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा प्राथमिक एल्कोहल हो जाएगा। क्लियर हुआ। इसके पश्चात हम देखेंगे दूसरे एल्कोहल को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइसो का चिन्ह लगाएंगे, CHOH। क्या हो जाएगा, आइसो का ये क्या हो जाएगा आपका, साइन हो जाएगा, चिन्ह हो जाएगा, और आगे क्या लगा हुआ है, CHOH। इसके पश्चात यदि हम यहाँ पर देखें तो इसको ही हम क्या लिख सकते हैं, R आइसो का चिन्ह, CHOH। ये क्या हो गया, ये द्वितीयक एल्कोहल हो गया। ये क्या हो गया, द्वितीयक एल्कोहल। तो इसके लिए हम किस शब्द का उपयोग करेंगे, द्वितीयक एल्कोहल का उपयोग करेंगे। ये हो गया हमारा द्वितीयक एल्कोहल। इसके पश्चात हम देख लेते हैं यहाँ पर तृतीयक एल्कोहल को, तो क्या हो जाएगा, आइसो का चिन्ह COH, या इसी को क्या लिख सकते हैं, R आइसो का चिन्ह हो जाएगा, और COH। ये क्या हो गया हमारा तृतीयक एल्कोहल। ये क्या हो गया, तृतीयक एल्कोहल। तो आपको एक बात ये भी समझ में आ जानी चाहिए कि जो एल्कोहल होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। बात समझ गए। अब यदि हम इसी में क्या लिख दें, CH3OH लिख दें, तो ये भी एक प्रकार का एल्कोहल है, नहीं है भाई, मेथिल एल्कोहल है। अब OH कितने हैं इसमें, 1 है। तो अब इसमें हम OH की संख्या के आधार पर देखेंगे, तो 1 को हम क्या कहते हैं, मोनो, 2 को क्या कहते हैं, डाई, और 3 को हम क्या कहते हैं, ट्राई। तो इसे हम क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इसे हम क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक। मोनो का मतलब क्या है, 1, हाइड्रिक का मतलब OH, तो इसे हम क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जिसमें OH कितने हों, 1, उसे हम क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अगले फॉर्मूले को यदि हम देखें तो क्या बनेगा, CH2OH सिंगल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड लगना चाहिए किससे, कार्बन से, और यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, CH2OH। देखो इसमें यदि अपन देखें तो OH कितने हैं, 2, OH कितने हैं, 2, तो ये क्या हो जाएगा, डाई हाइड्रिक एल्कोहल।
क्या हो जाएगा ये डाई हाइड्रिक एल्कोहल, या इसी को हम इथिलीन ग्लाइकोल कह सकते हैं। इसी को हम क्या कह सकते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल। तो ये आपका एक प्रकार का इथिलीन ग्लाइकोल जो है ये आपका एक प्रकार का क्या है, डाई हाइड्रिक एल्कोहल है। इसी प्रकार अगले फार्मूले के रूप में यदि हम यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। अब इसमें देखिए आप OH कितने हैं, 3 हैं, तो ये तृतीयक या ट्राई, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। या फिर वास्तव में यदि अपन देखें तो ये आपको इसका तो सीजन ही आ गया है, CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH का। क्यों, क्योंकि इसे अपन क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल कहते हैं। और ये जो ग्लिसरॉल है, आप जितने भी प्रकार के अभी ठंड के टाइम पर जितनी भी प्रकार की क्रीमों का यूज करते हैं, सभी प्रकार की क्रीमों में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, ग्लिसरॉल, जिसे आप ग्लिसरीन के नाम से भी जान सकते हैं। ये आपको एल्कोहल, हमने यहाँ पर ये तीनों के तीनों एल्कोहल किसके आधार पर देखे, ये तीनों के तीनों एल्कोहल हो गए हमारे OH के आधार पर, और बाकी के ये एल्कोहल यहाँ पर होते हैं तृतीयक प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। तो ये यहाँ पर क्या है, आपका एल्कोहल था। इसके पश्चात यदि हम देखें तो हम फॉर्मेट और एसीटेट यानी HCOO और यहाँ पर लिखेंगे CH3COO। बात समझ रहे, इसके ऊपर भी हमें माइनस का चिन्ह लगाना है, इसके ऊपर भी हमें माइनस का चिन्ह लगाना है। अब इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं फॉर्मेट। ये क्या हो गया, फॉर्मेट। और ये CH3COO ऋण, ये क्या हो गया, एसीटेट। ये क्या हो गया, एसीटेट। अब आप ये समझें कि यहाँ पर HCOO ऋण, इसकी वैल्यू -1 है, तो इसके साथ क्या जुड़ेगा, +1 वाला। तो इसके लिए हम फॉर्मूले बना रहे हैं। देखो HCOO, इसके साथ हमने क्या लगा दिया, Na। HCOO, इसके साथ हमने क्या लगा दिया, K। HCOO, हमने इसके साथ क्या लगा दिया, NH4। क्यों, इसकी वैल्यू -1 थी, सोडियम की वैल्यू क्या होती है, +1, पोटेशियम की वैल्यू कितनी होती है, +1, अमोनियम की वैल्यू कितनी होती है, +1। तो अब हमने इसको इतने भाग को क्या कहा, फॉर्मेट, और ये क्या लगा है, सोडियम, तो नाम क्या हो गया, सोडियम फॉर्मेट। नाम क्या हो गया इसका, सोडियम फॉर्मेट। तो यहाँ पर हम इसका नाम लिख देते हैं, ये क्या हो गया, सोडियम फॉर्मेट हो गया। इसके बाद यदि हम देखें तो ये क्या है अपना फॉर्मेट, और फॉर्मेट के साथ क्या लगा दिया, पोटेशियम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम फॉर्मेट हो जाएगा। यह फॉर्मूले आपको समझना है, इन्हें याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या है, फॉर्मेट, ये क्या है, अमोनियम, तो इसका नाम क्या हो गया, अमोनियम फॉर्मेट। क्या हो गया, अमोनियम फॉर्मेट हो गया। तो इस प्रकार से आपने फॉर्मूले बनाए। अब और इसी में देखिए हमने कहा HCOO ऋण, इसकी वैल्यू -1 है, और यदि हम इसके साथ क्या लगा देते हैं, कैल्शियम को लगा देते हैं। किसे लगा देते हैं, कैल्शियम को। तो ऐसे मान कर चलिए कि कैल्शियम के पास Ca, ये क्या दिया गया, Ca, इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। अरे हम बता रहे, घबराओ नहीं, पूछ नहीं रहे। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8, 2। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके क्या बना लेता है, Ca2+ आयन बना लेता है। क्या बना लेता है, Ca2+ आयन। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए। अब जब ये कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो लेने वाले भी कितने चाहिए, 2, क्योंकि एक HCOO ऋण को तो केवल 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये कितने दे रहे हैं, 2। तो कितने HCOO ऋण चाहिए, 2 चाहिए। तो या तो आप सीधा लिखें कि क्या बनेगा, HCOO कितने चाहिए, 2, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, होल ट्वाइस, और बाहर क्या आ जाएगा आपका Ca, यानी क्या हो जाएगा, कैल्शियम। अब इतने को हम फॉर्मेट कहते हैं, और ये क्या हो गया, कैल्शियम, तो इसका नाम क्या हो गया, कैल्शियम फॉर्मेट। इसका नाम क्या हो गया, कैल्शियम फॉर्मेट। या फिर क्रॉस मेथड का यूज कर लेते हैं। किसका यूज कर लेते हैं, क्रॉस मेथड का यूज कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा HCOO
माइनस, इसका मतलब क्या हो गया -1, और यहाँ पे क्या है आपका Ca2+, तो इसका मतलब है +2। इसका 2 का गुणा इसके साथ, इस 1 का गुणा इसके साथ करेंगे तो 2 का गुणा इसके साथ करेंगे तो HCOO का क्या हो जाएगा होल ट्वाइस, और 1 का गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा Ca। आप चाहे कॉन्सेप्ट का यूज कर लें या फिर क्रॉस मेथड का यूज कर लें, फार्मूला बनाना आना चाहिए, ये अपन पहले ही देख चुके हैं पुराने ज़माने में। अब यहाँ पर क्या दिया गया है एसीटेट, क्या दिया गया है एसीटेट। अब हमें ये समझ में आ रहा है कि CH3COO ऋण, इसकी भी वैल्यू -1 है, तो +1 वाला तो इसके साथ ऐसे ही जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम CH3COO, इसके साथ अब हम किसको जोड़ लेते हैं, इसके साथ हम Na को जोड़ लेते हैं। तो इतने भाग को हमने क्या कहा एसीटेट, ये क्या है सोडियम, तो अब इसका नाम क्या हो गया सोडियम एसीटेट, इसका नाम क्या हो गया सोडियम एसीटेट हो गया। इसी प्रकार यदि हम इस CH3COO के साथ क्या लगा दें पोटेशियम लगा दें, तो इतना भाग आपका एसीटेट है और क्या है आपका पोटेशियम है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा पोटेशियम एसीटेट, नाम क्या हो जाएगा पोटेशियम एसीटेट हो जाएगा। इसके पश्चात हम CH3COO के साथ किसका उपयोग कर लेते हैं NH4 का उपयोग कर लेते हैं, तो NH4 यानी क्या हो गया अमोनियम, NH4 यानी क्या हो गया अमोनियम, और अमोनियम किसके साथ लगा है एसीटेट के साथ लगा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा अमोनियम एसीटेट। इसी प्रकार अब हम इसके साथ किसका उपयोग करेंगे कैल्शियम का, तो CH3COO का क्या बन जाएगा होल ट्वाइस, और ये क्या हो जाएगा Ca। तो Ca के लिए हम क्या लिखेंगे कैल्शियम लिखेंगे, और कैल्शियम के साथ में किसका उपयोग किया गया है एसीटेट का क्या किया गया है उपयोग किया गया है, तो ये क्या बन जाएगा आपका कैल्शियम एसीटेट, क्या बन जाएगा कैल्शियम एसीटेट बन जाएगा। इसके पश्चात यदि हम फॉर्मूलों में देखें तो हमें देखने के लिए मिलेगा हेलो फार्म, क्या देखने के लिए मिलेगा हेलो फार्म देखने के लिए मिलेगा CHX3। इस CHX3 को हम क्या कहते हैं हेलो फार्म कहते हैं, क्या कहते हैं हेलो फार्म। यदि हम ये समझ गए कि CHX3 क्या है हेलो फार्म है, तो इसकी सहायता से भी हम 3 फार्मूलों को आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनेगा देखो CH का CH, X की जगह हमने क्या ले लिया Cl, इसके पश्चात क्या बनेगा CH का CH, X की जगह हमने क्या ले लिया Br, CH का क्या हो गया CH, X की जगह हमने क्या ले लिया I, आयोडीन। तो ये जब CHCl3 बनेगा तो हमने कहा इसे हम हेलो फॉर्म कह रहे थे CHX3 को, तो अब हेलो की जगह हमने क्या किया क्लोरो का उपयोग किया, किसका उपयोग किया क्लोरो का उपयोग किया, तो इसका नाम क्या हो गया क्लोरोफॉर्म, इसका नाम क्या हो गया क्लोरोफॉर्म हो गया। और ये दूसरे में हमने किसका उपयोग किया ब्रोमो का उपयोग किया, तो ये क्या हो गया आपका ब्रोमोफॉर्म हो गया, क्या हो गया ब्रोमोफॉर्म हो गया। और ये क्या हो गया आपका आयोडोफॉर्म हो गया, क्या हो गया आयोडोफॉर्म या आयोडोफॉर्म। बात समझ गए। तो यदि आप बेसिक फार्मूले को समझ रहे हैं तो बेसिक फार्मूले की सहायता से ये आप इन 3 फार्मूलों को भी आसानी से बना सकते हैं, जिनमें भूलने का तो कुछ काम है ही नहीं। और ये क्लास 12वीं में आपका क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि और रासायनिक गुण दिए गए हैं, तो वहाँ पे आपको डिटेल में इसके बारे में पढ़ना है। इसके पश्चात एल्किल हैलाइड, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आपको आगे ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। एल्किल हैलाइड क्या हो जाएगा एल्किल हैलाइड। आर को क्या कहते हैं एल्किल, एक्स को क्या कहते हैं हैलाइड। आर को क्या कहते हैं एल्किल, एक्स को क्या कहते हैं हैलाइड। अब देखिए यदि हम इस आर को ऐसे ही लिखा रहने दें, एक्स की जगह क्या लिख दें Cl, तो ये एल्किल क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा एल्किल क्लोराइड। अब यदि हम R का R रहने दें और Cl की जगह क्या लिख दें Br, तो ये क्या बन गया हमारा एल्किल ब्रोमाइड। क्या बन गया एल्किल ब्रोमाइड बन गया।
और यहाँ पर क्या लिख दें, R सिंगल बॉन्ड I लिख दें, तो ये क्या बनेगा आपका एल्किल आयोडाइड बनेगा। ये क्या बन जाएगा, एल्किल आयोडाइड बन जाएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूलों को यहाँ पर बना सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं। और ध्यान दें, हम C6H5 की भी बात कर रहे थे कल। इसको हम क्या कहते हैं, फेनिल। क्या कहते हैं, फेनिल। और यदि हम इसको कितनी बार लिख दें, 2 बार लिख दें। कितनी बार लिख दें, 2 बार। तो जब कोई चीज़ 2 बार लिखी होती है तो क्या लिखते हैं, डाई। और क्या लिखा है, फेनिल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई फेनिल। बात समझ गए। तो ये क्या हो जाएगा, डाई फेनिल। आपके मन में ऐसे नहीं आना चाहिए 3 बार लिख दें तो क्या ट्राई फेनिल, यहीं पर रुक जाओ, आगे नहीं जाओ। तो ये क्या हो गया आपका, फेनिल हो गया। और ये क्या हो गया आपका, डाई फेनिल हो गया। इसके पश्चात यदि हम देखें तो अगले के रूप में हम R सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड X, R सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, X। R को हम क्या कहते हैं, एल्किल। R को हम क्या कहते हैं, एल्किल। Mg को हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम। Mg को हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम। और X को हम क्या कहते हैं, हैलाइड। X को हम क्या कहते हैं, हैलाइड। ध्यान देना भाई साहब, X को हम हैलाइड कहते हैं। हैलोजन X2 के फॉर्म में होता है, समझ रहे बात है। तो हैलोजन तत्व ही, लेकिन इसके लिए हम हैलाइड नामक शब्द का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। और ये जो आपका RMgX है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड है, इसे हम गिग्नाइड अभिकर्मक क्या कहते हैं, गिग्नाइड अभिकर्मक कहते हैं। ये भी हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार पढ़ने के लिए मिलेगा। गिग्नाइड अभिकर्मक क्या होता है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या होता है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को क्या कहते हैं, गिग्नाइड अभिकर्मक कहते हैं। बात समझ गए। तो एक स्लाइड आपकी ये हो गई। इसके पश्चात एक स्लाइड और देख लेते हैं। अब हम देखेंगे एल्डिहाइड के रूप में CCl3CHO, CCl3CHO। और अगले में देखेंगे CCl3, फिर से देखेंगे CCl3। यहाँ पर CHO लगाया, अब हमने क्या लगा दिया, COOH लगा दिया। अब क्या लगा दिया, COCH3 लगा दिया। बात समझ रहे। पहले हमने CCl3 के साथ CHO लगाया। CHO यानी क्या हो गया, एल्डिहाइड। CHO यानी क्या हो गया, एल्डिहाइड। COOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल। COOH यानी क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और ये जो COCH3 लगा है, ये एसीटोन के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए, एसीटोन के लिए। तो ट्राई क्लोरो, 3 का मतलब ट्राई हो गया। और 3 क्या है, Cl यानी क्या हो गए, क्लोरीन परमाणु। तो क्या लिखेंगे, ट्राई क्लोरो एल्डिहाइड। ये क्या है, ये है ट्राई। CCl3 के लिए लिखा है ट्राई क्लोरो। CCl3 के लिए हमने क्या लिखा, ट्राई क्लोरो। CCl3 के लिए हमने क्या लिखा, ट्राई क्लोरो। तो अभी हमने तीनों जगह CCl3 लिखा है। तीनों जगह क्या लिखा है, ये CCl3 लिखा है, ये CCl3 लिखा है, ये CCl3 लिखा है। माने क्या हो गया, ये ट्राई क्लोरो हो गया। क्या हो गया, ट्राई क्लोरो। अब ये क्या है, एसिड एल्डिहाइड के लिए। किसके लिए, ट्राई क्लोरो एसिड एल्डिहाइड। या सीधा लिख सकते हैं ट्राई क्लोरो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। और इसी का एक और नाम है जो ज़्यादा चलता है, इसी को हम क्या कहते हैं, क्लोरल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरल कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये COOH लगा है, ये COOH लगा है, एसीटिक अम्ल है। ट्राई क्लोरो एसीटिक अम्ल, ट्राई क्लोरो क्या हो जाएगा, एसीटिक अम्ल हो जाएगा। ट्राई क्लोरो एसीटिक अम्ल, ट्राई क्लोरो यहाँ पर एसिड एल्डिहाइड था, एसिड और लिख देते हैं, ट्राई क्लोरो एसिड एल्डिहाइड। ये क्या हो गया, ट्राई क्लोरो एसीटिक अम्ल हो गया। ये क्या हो जाएगा, ट्राई क्लोरो एसीटोन। ये क्या हो जाएगा, ट्राई क्लोरो एसीटोन। तो इन तीनों फार्मूलों को सीखने का आसान तरीका है CCl3 CHO, CCl3 COOH, CCl3 COCH3। तो पीछे के आपको केवल ये देखना है, ये एल्डिहाइड है, ये एसीटिक अम्ल के लिए है, और ये किसके लिए है, एसीटोन के लिए है। इसके पश्चात हम देख लेते हैं किसके बारे में,
666 के बारे में। किसके बारे में? 666 के बारे में। इसी को हम क्या कहते हैं? BHC कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? लिंडेन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? गैमाक्सीन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहते हैं। बेंजीन, एच से हो गया हेक्सा और सी से क्या हो गया? क्लोराइड। तो ये क्या बन जाएगा? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब बेंजीन क्या दिया गया? बेंजीन। तो बेंजीन का फॉर्मूला लिख दो, C6H6। बेंजीन यानी क्या हो गया? C6H6। अब क्या है? हेक्सा का मतलब 6, क्लोराइड का मतलब Cl, तो यहाँ पर Cl लगा दो। ये भी कितने? 6। तो ये बन गया C6H6Cl6। ये क्या हो गया? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बात समझ गए? इसे हम क्या कहेंगे? 666 इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन तीनों कितने कितने परमाणु होते हैं? 6 परमाणु होते हैं। इस कारण इसे हम क्या कहते हैं? 666 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 666 भी कहते हैं। और एक लास्ट फॉर्मूला जिसमें हम किसके बारे में देखेंगे? DDT के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? DDT के बारे में देखेंगे। DDT। तो सबसे पहले तो DDT की संरचना को बनाते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर 2 बेंजीन रिंग बनाएंगे। ये एक बेंजीन रिंग हो गई, लेटी हुई है। क्या है? अभी अपन इसको बना रहे थे खड़े में, अब इसको अपन ने लेटा दिया है, थक गई है। और ये क्या हो जाएगी? दूसरी बेंजीन रिंग हो जाएगी। इस बेंजीन रिंग के साथ इस वाले पॉइंट पर आप यहाँ पर Cl जोड़ दो। इस वाली बेंजीन के साथ आप यहाँ पर भी क्या जोड़ दो? Cl जोड़ दो। इन दोनों बेंजीन रिंगों को हम आपस में क्या कर देंगे? आइसो के चिन्ह के द्वारा क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। और यहाँ पर क्या लगाएंगे? CH लगाएंगे। क्या लगाएंगे? CH। हमने 2 बेंजीन रिंगें बनाई, दोनों बेंजीन रिंगों के साथ क्या लगाया? CH लगाया, यहाँ Cl लगाया, फिर दोनों को आइसो के चिन्ह से जोड़ा, फिर क्या लगाया? CH। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड C। अब इस सिंगल बॉन्ड C के साथ तीनों बार क्या लगा देंगे? Cl लगा देंगे। क्या लगा देंगे? Cl। ये जो संरचना है, ये संरचना किसकी हो जाएगी? आपकी DDT की। किसकी संरचना हो जाएगी? DDT की संरचना हो जाएगी। क्लास 12वीं में आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, DDT क्या है, इसे बनाने की विधि, गुण तथा उपयोग लिखिए। तो फॉर्मूला तो याद करना ही है, जो आपको बताया गया है ये आपको याद करना ही है। इसका फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफेनल। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डाइक्लोरो माने 2 बार ये Cl लगा है। डाइक्लोरो माना ये 2 बार Cl लगा है। अब ये दोनों बेंजीन रिंगें आपस में जुड़ी हुई हैं, तो क्या हो जाएगा? डाइफेनल। क्या हो जाएगा? डाइफेनल। देखो, आगे हमने एक फार्मूला अभी आपको बताया, कौन सा? जिसमें हमने C6H5 लिखा था। नहीं लिखा था? C6H5 नहीं मिल रहा है भाई, कहाँ चला गया है? ये लिखा है, देखो C6H5 लिखा है, ये C6H5 लिखा है। इसकी यदि हम यहाँ पर संरचना बनाते तो इसकी संरचना देखो ऐसी बनती। इसकी संरचना ऐसी बनती, यहाँ पर ये दोनों बेंजीन रिंगें आपस में इस प्रकार से जुड़ी रहती। तो ये डाइफेनल है। और जहाँ अभी हम बात कर रहे हैं, इसमें भी देखो दोनों बेंजीन रिंगें। अभी इसको आप ऐसे पकड़ के ले जाओ उस साइड, तो वैसी संरचना नहीं बन जाएगी, सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगी। उसमें अपन ने सीधा जोड़ दिया, उन दोनों के मध्य सिंगल बॉन्ड है। इस वाली संरचना को आप ऐसे ले जाओ तो केवल इस बेंजीन को देखो, इस बेंजीन को देखो, तो डाइफेनल हो गया। और यहाँ पर 2 बार क्या लगा है? Cl। 2 बार Cl लगा है तो डाई। इस Cl की बात कर रहे हैं, इनकी बात नहीं कर रहे अभी। तो ये 2 बार Cl है तो डाई, Cl के लिए क्लोरो, 2 बार बेंजीन है तो डाई, बेंजीन रिंगें एक साथ जुड़ी हैं तो क्या हो गया? फेनल। डाई क्लोरो डाइफेनल। अब ये आ गया T, और T का मतलब क्या हो गया? ट्राई। T का मतलब क्या हो गया? ट्राई। अब यहाँ पर देखेंगे इस वाली संरचना के इस वाले भाग को, तो ये क्या है? ट्राई। और कार्बन कितने हैं यहाँ पर? 1 2 3, तो 3 कार्बन। Cl कितने हैं यहाँ पर? 3, तो 3 Cl के लिए हम क्या लिखेंगे? ट्राई क्लोरो। अब देखो, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, नहीं है?
तो कार्बन कितने हैं यहाँ पर, ये 2, और 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं, एथ। और देखो सब जगह क्या लगा है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा एन, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एथेन। अब कैसे नाम लिखा है हमने आपको वो तक बता दिया कि आपको इसका नाम कैसे सीखना है, क्यों इसका नाम ये है, क्योंकि ये सब आपको इस संरचना में दिखाई देंगे। DDT यानी डाई क्लोरो डाईफेनल ट्राईक्लोरो क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। बात समझ गए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना भी बेसिक था सब आपको बता दिया गया है, बाकी का अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे आगे।